चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखो हेडिंग आप लोग, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, पिछले क्लास जाते जाते परमुटेशन पूरा खत्म हो गया था हम लोगों का, ठीक है। आज का हेडिंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, सबसे पहले आप ये चीज रिकॉल करो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या था। परमुटेशन उन सारे सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है जहां पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग अरेंजमेंट बेसिकली अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉम्बिनेशन उन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है जहां पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है और अलग अलग अरेंजमेंट वाला सिचुएशन भी हमारे लिए सेम ही होगा। उस टाइप की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का अगर आपको याद हो तो 4 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर सिमट गया था। मतलब स्पेसिफिकली अगर हम परमुटेशन का बात करें तो क्या था वो 4 फॉर्मूला। आई थिंक n फैक्टोरियल दूसरा, npr तीसरा, n टू द पावर n और लास्ट वाला n टू द पावर r, ठीक है। फैक्टोरियल n आप कब यूज करते थे, जब आपके पास में जितना ऑब्जेक्ट हो उतना ही प्लेस हो, सारा ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। npr कब यूज करते थे आप, जब आपके पास में ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, कम प्लेस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट सेम ना हो, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके अलावा n टू द पावर r कब यूज करते थे, सोचो। जब सॉरी पहले n पावर n डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो n पावर n कब यूज करते थे बताओ, जब ऑब्जेक्ट और प्लेसेस सेम हो, ऑब्जेक्ट सारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए लेकिन रिपीटेशन आपका अलाउड हो जाए। अगर रिपीटेशन अलाउड हो गया तो उस केस में आपका आंसर कितना होता था, n टू द पावर n। और लास्ट केस था आपका n टू द पावर r का, वो कब यूज करते थे बताओ, जब ऑब्जेक्ट ज्यादा, प्लेसेस कम, सारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड। तो उस केस में आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, n टू द पावर r। इसी तरीके से देखो कि कॉम्बिनेशन के अंदर में भी हमको 3-4 फॉर्मूला देखना है, 3-4 फॉर्मूला समझना है और उन्हीं सारे फॉर्मूलाज का हमको फर्दर चल के आगे एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखो आप लोग, नंबर 1, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting, number of ways of selecting r objects, number of ways of selecting r objects out, number of ways of selecting r objects out of n objects, out of n objects is NCR, is NCR, ठीक है। एंड इसी पॉइंट में आप लिख लो कि NCR is equals to n factorial divided by factorial of n minus r into एक और r factorial भी रहेगा, n factorial divided by r factorial into n minus r factorial, ठीक है। ये क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आप लोग, एक बार बस ये फॉर्मूला लिख लो। 2 नंबर पे लिखो आप, NCR is equals to NC n minus r। 3 नंबर पे लिखो, if NCX is equals to NCY, if NCX is equals to NCY, then x equals to y or x plus y is equals to n, then x equals to y or x plus y is equals to n, ठीक है। और 4 नंबर पे ये वाला फॉर्मूला भी लिखो, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये मैं ध्यान से लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग इसको कॉपी करो, n प्लस 1 CR, ये आपका राइट हैंड साइड, n प्लस 1 CR, ठीक है। अब थोड़ा समझने का ट्राई कर, अगर मैं आपसे पूछूं कि NPR का फॉर्मूला क्या था तो याद दिला सकते हो। NPR हम लोग के लिए होता था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, इसका अगर मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपसे पूछूं कि ये रिप्रेजेंट क्या चीज को करता, तो आप क्या बोलोगे, इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस। अगर मैं रैंडमली सपोज कहीं पर ऐसा लिखता हूं कि 10p3 लिखा, तो इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, मेरे को उसमें से 3 को अरेंज करना है और उस 10 में से 3 को अरेंज करने का टोटल तरीका कितना हो गया, 10p3। ये होता था NPR का मीनिंग। इसी तरीके से देखो एक NCR भी होता है, NCR
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसका फॉर्मूला होता है। आया बात समझ? फिर कोई अगर आपसे पूछे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि n ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल होगा और उस n ऑब्जेक्ट में से आपको रैंडमली कोई भी r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और इस सिलेक्शन को करने का टोटल तरीका जो होगा उस तरीके का वैल्यू ये वाला। मैं आपको थोड़ा फीलिंग दिलाता हूँ। सपोज करो कि आपका बर्थडे है और आपके पास में घर की तरफ से इनफ फंड है, मतलब एक डेबिट कार्ड दे दिया पापा ने अपना वाला, बोला कि जाओ जाके स्वाइप कर लो, तुमको जो चाहिए ले लो। और आपको बोला गया कि मार्केट से जाके 2 ड्रेस ले लो अपने, क्योंकि बर्थडे था। आप एक दुकान में पहुंचे, मान लो कि, या एक मॉल में पहुंचे, ठीक है ना। मॉल में जाके आपको अपने साइज का, अपने पसंद का जो है, मान लो कि 15 ड्रेस दिखाई दे रहा था, ठीक है। और पैसा तो आपके पास में खूब है, पापा का डेबिट कार्ड है ही आपके हाथ में, तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन पापा ने बोला कि इसमें से बस 2 ड्रेस लेना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 15 अवेलेबल ड्रेस में से आप कितने तरीके से 2 ड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका जवाब देगा आपको ये 15 सीट। आया बात समझ? उसका जवाब कौन देगा आपको? 15 सीट। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू व्हाट? 15 माइनस 2। सो दिस इज फैक्टोरियल 15 अपॉन में कितना? 2 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल। बोलो इसको, 15 इंटू 14, 13 पे रैप अप कर सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ? 13 फैक्टोरियल, सॉरी मतलब 2 फैक्टोरियल को तो खोल दो, तो 2 इंटू 1, और इंटू में यहाँ कितना रहेगा? 13 फैक्टोरियल। इसको काट सकते हो और यहाँ से कट किए 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? 120। अच्छा सॉरी 105, 8 देख रहा था। आया बात समझ? अब सोचो कि 15 ड्रेस में से सिर्फ आपको 2 ही ड्रेस लेना था, और उसका 105 तरीका है, 105 अलग अलग तरीके से आप ड्रेस खरीद सकते हो। और ये आंसर आपको कौन दे रहा है? एनसीआर। तो ये एनसीआर का आप ऐसा समझो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इस टाइप के सिचुएशन में जहां आपको सेलेक्ट करना रहेगा, वहां पर आप एनसीआर के हेल्प से काम करो। एनपीआर क्या करेगा आपके लिए? अरेंज, और एनसीआर क्या करेगा आपके लिए? सेलेक्ट। क्लियर मेरे ख्याल? ये हो गया पहला बात। दूसरा बात, एनसीआर का फॉर्मूला बोलता है कि एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप यहां पर देखिए एनसीआर, और मेरे को प्रूव करना कि इट इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। तो मैं तो फॉर्मूले से ना दोनों को एक बार खोलना चाहता हूं। इसका फॉर्मूला क्या बताओ? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना? इनटू में बताओ एन माइनस। इसका फॉर्मूला खोलो, सेम ही पैटर्न में क्या आ जाएगा बताओ? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या बताओ? आर की जगह पर तो ये है ना, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस आर, और इनटू में क्या रहेगा बताओ? एन माइनस एन माइनस। आई होप समझ में आ रहा होगा। और खोल दोगे तो क्या आएगा? यहाँ से ऊपर मेरे ख्याल में एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे बोलो एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ खोलोगे तो एन कट जाएगा शायद, और माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली क्या आएगा? यहाँ पर भी आर फैक्टोरियल। एंड नाउ यू कैन सी कि इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन सेम है कि अलग अलग? एग्जैक्टली सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग दोनों क्या हो जाएगा आपस में? इक्वल। आया समझ? ये हो गया आपके सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। बाकी सेकेंड पॉइंट को यूज कैसे करना है, तो देखो पॉइंट कहता है कि एनसीआर का आंसर विल बी सेम एज एनसी एन माइनस आर का आंसर। इसको हम कैसे यूज करेंगे देखो, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 50C46, ठीक है। अब 46 तो एक बहुत बड़ा नंबर, इसको लेके सॉल्व करना हो सकता है कि हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा सोचो? 50C46 इज सेम एज, या शुड बी सेम एज व्हाट? 50C 50 माइनस 46। फर्स्ट टाइम में इसीलिए लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आगे से हम डायरेक्टली ही आंसर बोलेंगे। 50C कितना? बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है। इस वाले प्रॉपर्टी के हेल्प से जब कभी भी आपको ऐसा फील होगा कि नीचे वाला नंबर मेरे को बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, उस नंबर को आप छोटा कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के यूज। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, आप जरा हेल्प करो। मान लो कि 10C7 लिखा हुआ कहीं पे, अब मेरे को ये 7 बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा अगर करने का मन है तो क्या कर सकता हूँ बताओ? 10C 10 माइनस 7 का आंसर 3, तो इसका आंसर उसका आंसर क्या होना चाहिए? C, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लेने के बाद मैं आपको इस टाइप के सिचुएशन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है। सपोज करो कि यहीं पे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि मेरे को 10C2 का आंसर चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आप एक तरीका तो ऑब्वियसली ये वाला लगा सकते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू
10 माइनस 2 यानी कि कितना 8 फैक्टोरियल। तो क्या होगा बताओ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और इधर 2 का क्या कर सकते हो बताओ 2 इंटू 1, और इधर क्या कर सकते हो 8 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गए, 2 10 कट गया 5, दिस इज इक्वल टू कितना 40। एज एक तो आप वो काम कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो शॉर्टकट समझना आप कि नीचे आप क्या करो कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ना आप उसको तोड़ो और 1 तक पहुंचाओ। तो 2 को तोड़ के 1 तक पहुंचाने के लिए कितना बार तोड़ना पड़ेगा, बस एक बार। तो 2 इंटू 1 इस तरीके से, एक नहीं मतलब 2 बार, 2 पार्ट आ गया यहाँ पे। और जितना पार्ट यहाँ पे आया, ये ऐसा सोचो कि जितना बड़ा आपका ये नीचे का नंबर है एग्जैक्टली उतने बार आपको ऊपर वाले नंबर को ब्रेक करो। तो ये कितना है नंबर आपका 2, तो 10 को आप बस 2 पार्ट में ब्रेक करो, क्या आएगा बताओ 10 इंटू 9, स्टॉप हियर, काटो यहाँ से, आंसर इज 40। इतना बार बार ये सब फॉर्मूला का तामझाम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल लेते हैं। सपोज करो कि मेरे को 20C3 सॉल्व कर, ठीक है, फॉर्मूले से करोगे तो क्या आएगा बताओ फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 20 माइनस 3 फैक्टोरियल 17। फर्दर सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 17 डिवाइडेड बाई 3 की जगह पर 3 इंटू 2 इंटू 1, और बगल में आप भी यहाँ पर फैक्टोरियल 17, तो कट गया ये दोनों, 3 2 6 3, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ 400 में 20 कम, तो मेरे ख्याल में 380, या 60 इंटू ये कर लो ना, कितना आ जाएगा बताओ 60, थर्टी एट इंटू 3 कितना आ रहा, 1 यार आपका आंसर। नंबर्स को आप देख लो 20 19 और 3 है ना बस। और शॉर्टकट क्या कहता है देखो कि नीचे जो नंबर है उसको तो 1 तक पहुंचा दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, और जितना नंबर रहेगा उतना ही पार्ट होगा एक्चुअली, ठीक है। अब ऊपर वाले को भी आप 3 ही पार्ट तोड़, 20 इंटू 19 इंटू 80, सॉल्व कर लो सेम, ठीक है। मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हर बार ये फैक्टोरियल 17 कट ही जाएगा, तो हम क्या कि इसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको अवॉइड ही कर देंगे। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि नीचे का जो नंबर है उसको 1 तक पहुंचाओ, और ऊपर वाले को नीचे का जो नंबर है एग्जैक्टली उतने बार ही तोड़, उससे ज्यादा बार मत तोड़, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ एक दो थोड़ा कैच वाला सिचुएशन होता है, इसको समझो। मान लो कि कभी कहीं पर 10C7 लिखा हो और आप मेरा वाला शॉर्टकट लगाने के पीछे लग गए कि चलो हम तो करेंगे वैसे, तो 7 में तो फिर क्या कि उल्टा पड़ जाएगा ये चीज आपके लिए। तो आप इसमें हमेशा ये याद रखें कि ये नंबर क्या है उसको देख लो, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है उसको भी देख लो, और दोनों में से जो छोटा है उसको पहले वहां क्रिएट करो, और फिर आप क्या कि फर्दर ये वाला शॉर्टकट अप्लाई करो। आया बात समझ? कहने का मतलब है जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारा था कि NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस आर, ठीक है, उससे हम इसको छोटा तो कर ही सकते हैं। आप सोच के देखो यहाँ अभी क्या लिखा हुआ है 7, और दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और 3 को भी हम वहां प्लेस कर सकते हैं। 7 और 3 में आपको ज्यादा छोटा कौन लग रहा है 3, तो शॉर्टकट आप 3 से लगाना। आया बात समझ? क्या करोगे बताओ इसका पहले 10C3, और अब शॉर्टकट लगाओगे तो कैसे होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, परफेक्ट। तो 3 3 2 4, तो मेरे ख्याल में 120, ठीक है। सपोज कर कहीं ये लिखा हुआ 20C18 लिखा हुआ, अब एक नंबर 18 है और दोनों का डिफरेंस कितना है 2, कौन सा छोटा है 2, तो छोटे वाले से काम करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ 20C2, और यहां से क्या बोल सकते हैं नीचे 2 इंटू 1 और ऊपर 20 इंटू 19, 2 और 20 गया कितना 10, और यहां से कितना आ जाएगा 1। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर मेरे ख्याल में। तो अब देख लो कि हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था कि NCR क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि NCR क्या होता है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि NCR और NCN माइनस आर का आंसर हमेशा क्या होता है इक्वल, ठीक है। और NCR का फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ये दोनों इक्वल। इसके बाद मैंने आपको सिखाया कि एक शॉर्टकट है इस टाइप के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। शॉर्टकट क्या है कि पहले नीचे वाले नंबर को अगर छोटा बना सकते हो तो छोटा बना लो, और उसके बाद में आप ये शॉर्टकट अप्लाई करो कि नीचे वाले नंबर को ब्रेक करके कहां तक पहुंचाना है 1 तक, और जो ये नीचे वाला नंबर है एग्जैक्टली उतने ही बार आप ऊपर वाले नंबर को ब्रेक करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अगला पॉइंट देखो आपके कॉपी में क्या लिखा हुआ NCX इज इक्वल्स टू NCY। तो अब एक बात सोचो कि ये NCX है ये NCY है,
और दोनों को यदि आपस में इक्वल होना है तो इनका ऑलरेडी ऊपर वाला नंबर तो मैच कर ही रहा है कि एन एन है। अगर नीचे वाला नंबर भी मैच कर जाए तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल, एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब ये लोग दोनों का आंसर इक्वल तब होगा, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि एक्स और वाई आपस में क्या हो जाए, इक्वल। लेकिन कोई बच्चा एनसी वाई की जगह ये भी तो इमेजिन कर सकता है कि एनसी एन माइनस वाई लिखा हुआ हो, वही सेकेंड वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके एनसी आर इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर इसको और इसको इक्वल करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक्स इक्वल्स टू वाई। और कोई बच्चा इसको यदि चेंज करके इसमें कन्वर्ट करके इक्वल करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि x शुड बी इक्वल्स टू n माइनस वाई। आ रहा है समझ, x इज इक्वल्स टू क्या, n माइनस वाई। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। तो कभी कभी वो वाला ट्रू होगा और कभी कभी ये वाला ट्रू होगा। ठीक, हमको ये दोनों ही कंडीशन दिमाग में रखना है कि अगर एनसी एक्स और एनसी वाई आपस में इक्वल है तो ये तो x इक्वल्स टू वाई होना चाहिए और ये फिर क्या होना चाहिए कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। इसको फिर से समझाना कि हो गया समझ में, आगे चले आगे यहां से। इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखो क्या लिखा हो, एनसीआर प्लस क्या, एनसीआर माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या, एन प्लस वन सी आर। पहले ना इसके एप्लीकेशन को आप थोड़ा समझो। ये क्या बोलता है कि लेफ्ट में जो भी लिखा हुआ है उसमें ऊपर का नंबर तो सेम ही होना चाहिए ऑलरेडी, और नीचे वाले में कितने यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, 1 यूनिट का। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि ऊपर वाले में ना आप +1 कर दोगे, ठीक है, जो यहाँ n हुआ करता था वहां जाके वो क्या हो जाएगा +1। और नीचे वाले में आप कौन से नंबर के साथ में कंटिन्यू कर रहे हो, बड़े वाले के साथ कि छोटे वाले के साथ, बड़े वाले के साथ, क्योंकि r और r-1 में r बड़ा होगा और r-1 क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ। तो पहले तो एक दो क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर लो आप। देखो जैसे मान लो कि 10c5 प्लस 10c4 लिखा हुआ कहीं, क्या कर सकते हो इसका, 10c4 क्या हो जाएगा सोचो। ऊपर का नंबर सेम और नीचे वाले नंबर में 1 यूनिट का डिफरेंस, तो ऊपर वाले नंबर में आप 1 ऐड कर दोगे और नीचे में किसके साथ कंटिन्यू करोगे, बड़े वाले के साथ। कितना हो जाएगा बताओ, 5। आपका आंसर हो जाएगा 11c। ठीक है, इसको देखो 19c7 प्लस 19c8 क्या आंसर होगा। ऊपर का नंबर सेम और नीचे वाले में 1 यूनिट का डिफरेंस, तो ऊपर तो 1 ऐड हो जाएगा और नीचे कौन सा कंटिन्यू करेगा, बड़ा कि छोटा, बड़ा, क्या हो जाएगा 8। तो आपका आंसर हो गया 26। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, चल सकते हैं आगे यहाँ से। ओके, अब इसका प्रूफ दिखाता हूं आप कि ये होता क्यों। लेफ्ट में आपके पास में है NCR प्लस NCN माइनस आर। ठीक है, प्रूफ देखो मैं दिखा रहा हूं, आप कॉपी एक बार मत करो, घर पे आपको अगर लगे कि चाहिए, आपको ये स्कूल में करा रखा है तो घर पे PDF से देख लेना आप। अभी बस एक बार इसके प्रोसेसिंग पे आप ध्यान कि ये कैसे हो रहा है उसको समझो आप। चलो आगे यहां से, इसका ब्रेकअप क्या होगा बताओ, n फैक्टोरियल और बोलो r, अच्छा गलत है, हाँ सही, r माइनस, करूं आगे करूं। इसका ब्रेकअप बताओ क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू क्या, n माइनस r फैक्टोरियल। इसका क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बोलो पहले तो r की जगह पे क्या है r माइनस 1 और फिर क्या हो n माइनस ब्रैकेट के अंदर r माइनस। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन ले सकते हो इमीडिएटली, मेरे ख्याल में यस, n फैक्टोरियल। 1 डिवाइडेड बाय आपके पास बचेगा यहाँ पर r फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस इसका भी n फैक्टोरियल जा चुका है तो 1 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर है r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन लाइक है और कौन अनलाइक है। तो ये वाला लाइक है मेरे ख्याल, और ये वाला भी लाइक है मेरे ख्याल। और लाइक फैक्टोरियल्स के अंदर में मैंने बार बार आपको पहले समझाया है कि आपको बड़े वाले को ब्रेक करना चाहिए तब तक जब तक वो छोटे वाले के पास नहीं पहुंचा। इन दोनों लाइक में बताओ बड़ा कौन, r फैक्टोरियल, तो इसको तोड़ के वहां तक पहुंचाना होगा। और इन दोनों में, इसमें और इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन, बड़ा वो छोटा ये, तो उसको तोड़ के यहां तक पहुंचाना होगा। ठीक है, तो अगला स्टेप देखो कैसा दिखेगा आपका, दिस शुड बी, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाहर ब्रैकेट के अंदर शायद से 1 डिवाइडेड बाय, किसको तोड़ना है यहाँ पे r इंटू फैक्टोरियल ऑफ r माइनस। ये वाला ठीक है अपनी जगह पे, छोटा ये ही,
तो n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या होगा बताओ, r माइनस 1 ऑलरेडी मैच कर रहा है, तो इसको तोड़ना है आपको, तो ये टूट के क्या होगा n माइनस आर प्लस 1 एक फैक्टर, और अगला फैक्टर क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। देखो आया समझ नहीं आया, सोचो 1 माइनस कर दोगे। अब आप सोचो कि इन दोनों फ्रैक्शन में से व्हाट कैन यू टेक आउट कॉमन। आई थिंक n फैक्टोरियल है ही, और बोलो फैक्टोरियल ऑफ r माइनस 1 एंड फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर, इज दैट ओके। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपके हाथ में, 1 बाई आर, और बोलो 1 बाई n माइनस आर प्लस, चलेगा मेरे ख्याल। आगे सोचो, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या, r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां पर इफ यू टेक एलसीएम तो क्या आ जाएगा बताओ, r इंटू n माइनस आर प्लस 1, ऊपर बताओ n माइनस आर प्लस 1 प्लस r, चलेगा। यहां से मुझे लगता है कि r r स्वाहा। अब एक सेकेंड रुक, बताना क्या बचेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बचा आपके पास n प्लस 1 बाई r इंटू n माइनस आर प्लस, ठीक है। अब आप क्या करें कि ये n प्लस 1 जो है वो इसके बाहर चिपका दें, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, ये जो r है वो आप इसके बाहर चिपका दो, तो r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये जो n माइनस आर प्लस 1 है वो इसके बाहर चिपका दो, तो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस, ठीक है। अब आप देखो कि इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n प्लस, परफेक्ट। इन दोनों को कंबाइन करके r फैक्टोरियल, और इन दोनों को कंबाइन करके फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस, आया समझ। अब अल्टीमेटली आपको इसको किसके इक्वल प्रूव करना था, n प्लस 1 सी आर के। n प्लस 1 सी आर का वैल्यू एक बार तोड़ो, सोचो क्या आता है, ऊपर क्या आना चाहिए n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आना चाहिए r फैक्टोरियल, और बोलो n प्लस 1 माइनस आर। अब आप इसके हर एक पार्ट को अपने आए हुए आंसर से कंपेयर करो, n प्लस 1 फैक्टोरियल सेम सेम, r फैक्टोरियल सेम सेम, और तीसरा क्या चाहिए था आपको, n प्लस 1 माइनस आर, मतलब n पॉजिटिव होना चाहिए, 1 पॉजिटिव होना चाहिए, और r क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देखो थोड़ा सा पोजीशन आगे पीछे हो गया है, बाकी सामान तो एक ही आया बात। तो इसी चीज को आप क्या कह सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू n प्लस 1 सी एंड हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ये चार चीज हमको पता होना चाहिए, बाकी इसके बाद में हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूछूंगा आप लोगों से, बताना जरा मेरे को, पहला फॉर्मूला क्या था कॉम्बिनेशन का, NCR। एक्सपेंशन क्या होगा उसका, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या चीज में ये काम आएगा हमारे, कि अगर n ऑब्जेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उन सारे में से मेरे को r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज गोइंग टू बी NCR। क्लियर मेरे ख्याल में। सेकंड पॉइंट क्या था बताओ, NCR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NC n माइनस आर। नेक्स्ट मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन बताया है कि शॉर्टकट तरीका है कि आप हमेशा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस कंपेयर कर लो कि कौन बड़ा कौन छोटा। छोटा वाला नंबर को वहां पे पहले बिठाओ जैसे तैसे फॉर्मूला लगा के, और उसके बाद में यू कैन अप्लाई अ शॉर्टकट। तो शॉर्टकट सेज कि नीचे वाला जो नंबर है उसको पहले तोड़ तोड़ के कहां तक पहुंचाना है, 1 तक। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को जितना नीचे वाला नंबर था उतने बार ब्रेक करना है। नीचे अगर 2 था तो ऊपर 2 बार ब्रेक करना है, नीचे 3 था तो ऊपर 3 बार ब्रेक करना है, नीचे 4 था तो ऊपर 4 बार ब्रेक करना है, और बस सिंप्लीफाई कर, बाकी पूरा फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था कि NCX इज इक्वल्स टू NCY। उस सिचुएशन में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू y या फिर x प्लस y इज इक्वल्स टू n। और लास्ट पॉइंट क्या था बताओ कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। मतलब कोई अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे कि ऊपर का नंबर सेम है और नीचे के नंबर में एग्जैक्टली कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, तो दोनों को कंबाइन करके आप एक बना सकते हो। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको ऊपर 1 ऐड करना है और नीचे कौन से नंबर के साथ कंटिन्यू करोगे, बड़े वाले के साथ। क्लियर मेरे ख्याल में। आइए अब थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखें। देखिए पहला सवाल है 12C5, शॉर्टकट लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ।
5 4 3 2 और 1, ऊपर 12 11 10 9 8, काटो। मेरे ख्याल में 3 2 6 और 6 से सीधा 12 ही काट दो तो 2, ठीक है। फिर 4 से सीधा आप 8 काट दो तो 2, और 5 से 10 काट दो तो 2। अभी 22 इंटू मेरे ख्याल में 18 इंटू 2 36, बोलो कितना आ रहा है? 792, ठीक, 790। सेकेंड वाले में बताओ क्या होगा? डायरेक्टली शॉर्टकट लगाऊं कि पहले फॉर्मूला लगाना होगा? पहले छोटा करना होगा, ये हो जाएगा 10c2, उसके बाद में शॉर्टकट तो 2 इंटू 1 और ऊपर आई थिंक 10 इंटू 9, तो ये हो जाना चाहिए 5 और आंसर विल बी 40, ठीक है। थर्ड देखो, ऊपर का नंबर सेम सेम और नीचे 1 यूनिट का डिफरेंस, क्या कर सकते हो? 11c, लार्जर नंबर कौन है? 7। अच्छा, 7 और 11 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 4। तो 7 और 4 में कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 4 से शॉर्टकट लगाओ कि 7 से लगाओ? 4 से। क्या हो जाएगा बताओ? रुक जाओ, अगले स्टेप में पहले 11 से 4 एंड उसके बाद में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर मेरे ख्याल में 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 4 2 8 और इसका 3, तो मेरे ख्याल में 330 आना चाहिए। सही है, डन। कुछ गलत तो नहीं हुआ? चलो आगे। अच्छा यहाँ देखो एक बार जरा, इन दोनों में मुझे लगता है कि ऊपर का नंबर सेम और बीच के नंबर में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1। क्या हो जाएगा बताओ? 16c9, ये आया समझ फॉर्मूला? अच्छा, इन दोनों में मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बनेगा बताओ? 15c6 और प्लस 15c7, तो आपको मिलेगा 16c9 माइनस ऊपर का नंबर सेम, नीचे 1 यूनिट का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? 16 और बड़ा नंबर कंटिन्यू करेगा तो 7, ठीक है। अब इनको खोलने का भी ट्राई कर सकते हो। बाकी आप एक चीज नोटिस करो कि ये 9 है और इनका डिफरेंस कितना है? 7। आपको छोटे नंबर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। अगले स्टेप में जैसे आप वो लिखोगे इमीडिएटली आपको मजा आ जाएगा। देखो दोनों सेम सेम, सीधा आंसर 0। हालांकि ये अगर सेम सेम नहीं आता तो हमको सॉल्व करना होता, बट इसमें जैसे ही नीचे वाले को छोटा किया दोनों सेम हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कट के आंसर कितना आ गया? 0। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि n फाइंड करो इफ NC5 इज इक्वल्स टू NC7। चलो आओ देखते हैं। NC5 इज इक्वल्स टू NC7 क्या कर, अच्छा इसमें तो वो लगा सकते हैं क्या? NCX इक्वल्स टू NCY अगर होता था तो दो पॉसिबिलिटी था, ये तो x इक्वल्स टू y हो जाए और ये फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n हो जाए। यहाँ पर 5 और 7 इक्वल है कि अलग अलग है? अलग अलग, तो x इक्वल्स टू y वाला बात तो वैलिड नहीं होगा, फिर कौन सा बात वैलिड होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू n। तो लिखो हियर, सीधा ही लिख दो n इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 5 प्लस 7 दिस इज इक्वल्स टू 12, n इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 दिस इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। देखो ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट ये वाला होना चाहिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से लिख देता हूँ, फिर आप लोग स्टार्ट करना, मैं भी करूंगा। 16 इंटू एन प्लस टू C8 इज इक्वल्स टू 57 इंटू एन माइनस टू P4, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? 16 इंटू, अच्छा इसमें शॉर्टकट लगा पाओगे कि फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ऊपर का नंबर पता ही नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में फैक्टोरियल ऑफ n प्लस टू, नीचे क्या आएगा बताओ? फैक्टोरियल 8 इंटू क्या? n प्लस टू माइनस 8, समझ में आया मेरे ख्याल। और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा बताओ? 57 इंटू फैक्टोरियल n माइनस टू। अच्छा यहाँ थोड़ा कैच है, लेफ्ट हैंड साइड में c है और राइट हैंड साइड में क्या है? p है, तो r फैक्टोरियल वाला जो पार्ट है वो नहीं आएगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा बताओ? फैक्टोरियल ऑफ n माइनस टू माइनस, देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा। अब आप ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अल्टीमेटली सेम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या? सोचो एक बार,
ठीक है कि ठीक नहीं है? n-6 और वो वाला भी n-6, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल हो। अब क्या बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं। ये है मेरे ख्याल में 16 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n+2 अपॉन में 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 57 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2। नीचे वाला तो कट ही गया उसका, चलेगा यहाँ तक। अब एक काम करते हैं कि नंबर्स को तो वहां ले जाते हैं, ठीक है, तो अपने को दिखेगा फैक्टोरियल ऑफ n+2 इज इक्वल्स टू 57 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2 इंटू 8 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 16। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब आप देखो कि ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल लाइक है कि अनलाइक है? लाइक है, एक जैसा ही है, ठीक है। बड़ा कौन है आपके हिसाब से? ऑब्वियसली n+2 बड़ा है, और ये कौन है? n-2, तो उसको तोड़ तोड़ के n-2 तक पहुंचाना होगा, ठीक है। आओ तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा सोचो। n+2 नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? 1, नेक्स्ट वाला, उसके बाद वाला n-1, उसके बाद वाला, इसमें रैप अप कर सकते हैं तो n-2, फिर इसके बगल में क्या आएगा बताओ? 57 और बोलो फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई कितना? 16। n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल गया आपका है। अगले स्टेप में आपके पास होगा n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1 इज इक्वल्स टू, नंबर्स में था अपने पास में 57 इंटू 8 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 8 7 6 और बोलो 5 4 3 2 1, और नीचे आपके पास में था 16, तो 8 2 16 गॉन, और अब आपके पास बचा हुआ है 57 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर मेरे ख्याल? अब यहां से देखो एक बात है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बोलो इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो फंस जाओगे, नहीं करना वो चीज। अब यहां पर देखो कि इन सारे को इफ यू ट्राई टू कंबाइन देन यू विल गेट अ इक्वेशन इन n जिसका डिग्री कितना होगा? 4। n का हाईएस्ट पावर तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे मान लो कि क्यूबिक सॉल्व करते करते ही सांस आना बंद हो जाता है, पावर 4 का तो कैसे ही सोचोगे? आए बात समझ? तो यहाँ पर हम हमारा वो शॉर्टकट, वो अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे जो मैं इसके पहले यूज कर रहा था, कि सिंस यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो मैं इसको भी ट्राई करूंगा 4 कंसेक्यूटिव नंबर में कन्वर्ट करने का। फिर या तो वहां का लार्जेस्ट यहाँ का लार्जेस्ट कंपेयर कर लेंगे, और ये फिर वहां का स्मॉलेस्ट और यहाँ का स्मॉलेस्ट कंपेयर कर लेंगे। नहीं आया समझ? आया। अब सोचना है कि इसको हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो एक आपको ऐसा नंबर दिखेगा जो हिलेगा भी नहीं आपसे। 57 को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा सोचो? 19 इंटू 3, 19 तो नहीं हिलने वाला है। आया बात समझ? तो बाकी सबको 19 के आसपास एडजस्ट करना होगा। क्लियर है? अब देखो कि इसको मैं एक बार लिख देता हूं और फिर हम एडजस्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। हाँ 19 आ गया, 5 4 मिला के कितना हो जाएगा? 20। इसके बगल में आ गया वो 6 3 मिला के कितना हो जाएगा? वो भी बगल में आ रहा है, और 7 3 मिला के कितना हो जाएगा? 21, वो भी बगल में आ रहा। मिल गया आपको। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बताओ? 18 19 20 एंड 21। ठीक है, और लेफ्ट में क्या है आपके पास? n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? अब किसको कंपेयर करोगे बोलो? लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट? लार्जेस्ट। तो लेफ्ट का लार्जेस्ट कौन और राइट का लार्जेस्ट कौन? 21। तो आपको यहां से लिखना होगा देयरफॉर n+2 इज इक्वल्स टू 20। n इक्वल्स टू कितना? 90। ये आपका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी n ही ढूंढना है। हाउ ढूंढते हैं? n इंटू 10c4 को क्या लिख सकते हो? इस बार फॉर्मूला से ही खोल दो ताकि काटने में थोड़ा इजी हो जाए। 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल गया, तो n इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल, n इक्वल्स टू 24। चलेगा? चले आगे। इसको देखो,
इसमें मेरे ख्याल में थर्ड पॉइंट ही अप्लाई हो जाएगा। इसमें बोल रहे हैं कि 11C2R इक्वल्स टू 11CR+5, तो ऊपर का नंबर तो सेम ही है, और सिंस ऊपर का नंबर सेम है कैन आई अप्लाई द लॉजिक ऑफ NCX इक्वल्स टू NCY। लेकिन जैसे पिछले बार एक बात था कि आपने बहुत ही आउटराइटली x इक्वल्स टू y होना डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि एक 5 था और दूसरा क्या था आपका 7। इस बार क्या आप इस तरीके से इग्नोर मार सकते हो उस आइडिया को? नहीं। तो इस बार क्या है कि आपको दोनों एस्पेक्ट को जो है वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से दो पार्ट में आंसर आएगा आपका। हो सकता है कि x और y के पोजीशन का नंबर आपस में क्या हो जाए, इक्वल, और या फिर हो सकता है कि n का वैल्यू जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू का हो जाए सम। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो r को इधर ले आओ, r इक्वल्स हो जाएगा मेरे ख्याल में 5, एक पॉसिबिलिटी, और यहां से 5 को यहां ले आओ तो 6 इक्वल्स टू थ्राइस r, और r इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा मेरे ख्याल में 2। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी। फिर से एक्सप्लेन करूंगी, हो जाएगा। इसमें एक बात को लेके थोड़ा सा आप अलर्ट रहे ना, कभी कभार होता है कि सॉल्व करने के बाद में इनवैलिड आंसर आता है। इनवैलिड आंसर इन द सेंस कि आर का वैल्यू मान लो कि नेगेटिव आ रहा है कोई सिचुएशन, तो उसको नहीं मान पाओ। फिर कभी अगर ऐसा हुआ कि आर का वैल्यू उठा के इसमें डालने के बाद में नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से बड़ा हो जा रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, एनसीआर के एक्सप्रेशन में हमेशा नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर वाले नंबर से क्या रहना चाहिए, छोटा, तो ही काम बनेगा। आप क्लियर? तो आर में कोई भी ऐसा वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिससे कि फॉर्मूला ही जो है वो एक तरीके से क्या हो जाए, इनवैलिड। तो बेसिकली दो ही चीज को डिस्कार्ड करना है आपको, नेगेटिव आंसर आया उसको, और दूसरा आपको डिस्कार्ड करना है कि अगर कोई ऐसा आ रहा है जिसको यहाँ बिठाने के बाद में नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से क्या हो रहा है, बड़ा, उस टाइप की चीज को अपने को छोड़ देना। क्लियर मेरे ख्याल? अगला क्वेश्चन देखो, ये तो थोड़ा फालतू सही है, एक लाइन में हो जाएगा। 9CR इज इक्वल्स टू 8C2 और प्लस 8C3। राइट वाले में आपको लगता है कि चौथा फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर सेम नंबर और नीचे कितने का डिफरेंस, एक यूनिट का, तो कंबाइन करके ये क्या हो जाएगा, 9C3, और यहां पर भी क्या है 9CR, तो 9 9 सेम, एक ही पॉसिबिलिटी कि R इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? इसको देखो, इसमें बात तो ठीक है आपका, तो ट्राई करके देखते हैं कि आता है क्या। R+3 इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें भी एक्सेप्टेबल आंसर ही है। ठीक है, NCX इक्वल्स टू NCY, एक तो हमने वही x इक्वल्स टू y कर दिया, और इससे मेरे दिमाग में पता नहीं, मुझे लग रहा था कि -6 आएगा, पर ठीक है +6 आ रहा है, एक्सेप्टेबल रख सकते, चलेगा मेरे ख्याल। नेक्स्ट देखो, इसमें इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है 11:1, तो बेसिकली यू है 2NC3 अपॉन में NC3 इज इक्वल्स टू 11/1। ऊपर वाले को खोलोगे, अगर फॉर्मूला से खोलोगे या शॉर्टकट से? फॉर्मूला, मेरे ख्याल में शॉर्टकट भी लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि नीचे का नंबर पता है ना 6 से, शॉर्टकट भी काम कर जाएगा। एक बार देख लो शॉर्टकट कैसे लगेगा। 3 को अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, 3 × 2 × 1, और 2n को 3 बार तोड़ना है, मतलब 2n × 2n - 1 × 2n - 2। देखो क्लियर है, 2n, उसके बाद वाला -1, उसके बाद वाला एक बार और -1, और नीचे क्या आ जाएगा सोचो, 3 के वजह से मेरे ख्याल में 3 × 2 × 1, और ऊपर क्या आएगा बताओ, n -1, और बोलो n - 2 इज इक्वल टू कितना, 11। ठीक है, मेरे ख्याल में 3 2 1 3 2 1 तो गॉन, फिर मेरे को लगता है कि n और n भी गॉन। अब जो भी बचा एक बार उसको कॉपी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास है एक 2 है शायद, इनटू यहाँ से 2n - 1 है, यहाँ से मेरे ख्याल में हम लोग के पास में अगर एक 2 कॉमन ले लेना, अंदर n - 1, नीचे हमारे पास में दो चीज है, n - 1 और n - 2, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास है 11। n - 1 गया, और 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4, 4 टाइम्स ऑफ 2n - 1 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ n - 2, खोल दो तो मेरे ख्याल में 8n
-4 इक्वल्स टू 11n माइनस 22, ऐसा कुछ आ जाएगा। 18 को वहां ले जाओ, 22 को यहाँ ले आओ, मेरे ख्याल में 18 इज इक्वल्स टू शायद से 3n आएगा, 3 18 कट के 6, यहाँ से n इज इक्वल्स टू 6। देखो आया समझ में, नहीं आया समझ। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस बार कह रहा है कि ये 3 नंबर मिला जुला के एपी में और हमको n का वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। अभी एपी का कंडीशन एक बार थोड़ा रिकॉल करो कि अगर 3 नंबर x, y, z ये तीनों किस में हो जाए एपी में, तो बेसिक क्राइटेरिया क्या फुलफिल होना चाहिए बताओ? y माइनस z शुड बी इक्वल्स टू y माइनस, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ शायद, एक सेकेंड, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू z माइनस, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। y को यहाँ ले आओ, x को वहां ले जाओ, तो क्या मिलेगा? 2y इज इक्वल्स टू x प्लस z, ठीक है। ये आपको याद रखना कि 3 आदमी अगर एपी में होने का क्लेम कर रहा है तो बीच वाले नंबर का डबल शुड बी इक्वल्स टू पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर। रिपीट करूं कि हो जाएगा? चले आगे यहाँ से। ओके, सो मैं नए पेज पे कर लेता हूं। आप देख लो कि बीच वाला नंबर है कौन आपका, NC5, तो आपको मिलना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ NC5 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या था आपका NC4 और लास्ट नंबर क्या था NC6। फॉर्मूला ये शॉर्टकट ही लगा लेते हैं, कट जाएगा सारा का सारा। एक बार थोड़ा भयानक बनेगा लेकिन कट जाएगा सारा। अब एक बार लिखना मत देखना यहाँ पर। हाँ, NC5 का क्या लिख सकते हो? पहले तो 5, फिर बोलो 4 3 2 और 1, और सिंस नीचे का नंबर 5 था तो इसको भी 5 बार तोड़ना है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 1 2 3 4 और एक बार और 5 चलेगा। सेकेंड वाले का क्या होगा बताओ? 4 3 2 और 1, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। फिर NC6 में क्या हो? नीचे से आई थिंक 6 5 4 3 2 और 1, और ऊपर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 4। देखो एक बार, सही किया? चलेगा यहाँ पे? अच्छा, इन सारे में मतलब इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में देयर इज अ वेरी लार्ज चंक जो कॉमन है, उसको आप काट सकते हो, ठीक है। क्या कॉमन है गेस करो? सबसे छोटा ये था ना, तो इसमें जितना कुछ है वो सब में कॉमन। तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और इसका भी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये सारा कट गया, ठीक है। फिर इसका 4 3 2 1, इसका 4 3 2 1 और उसका भी 4 3 2 1, ये भी कट गया। अब जो बचा उसको कैरी ऑन करो आप। तो यहाँ तो ऊपर बस 2 है और नीचे बस 5 है। अच्छा सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस, चलेगा। और यहाँ पर बीच में शायद सिर्फ 1 है, और लास्ट वाले में आपके पास n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 अपॉन में 6 इंटू 5 30, चलेगा पक्का। अब आप यहाँ देखो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं इन दोनों को तोड़ूंगा मल्टीप्लाई करके और 30 का LCM ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 टाइम्स, ये 2 को भी अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 8 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 30 प्लस इनका प्रोडक्ट आएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 अपॉन में यहाँ पर 30। 5 और 30 कट के 6, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा? दिस एम्प्लाइज, ये हो गया 2n माइनस 8, दिस इज इक्वल्स टू, यार रुको 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये हो जाएगा कितना बताओ? 12n माइनस 6 इंटू 8 कितना? 48, दिस इज इक्वल्स टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। सिंप्लीफाई करोगे तो सबको उस तरफ ले चलो, तो 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 12n कितना हो जाएगा? माइनस 21n
और 48 इसमें जाके 30 और 20 ऑलरेडी कितना हो रहा है 50 और प्लस 48 मेरे ख्याल में प्लस 98 है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व कर एन स्क्वायर माइनस 21 एन प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। तो इंटू करने पे 98 और ऐड करने पे 21, 14 और 7 हो जाएगा शायद। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखो एन स्क्वायर माइनस 14 एन माइनस 7 एन प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज इनमें से कॉमन n, अंदर बचेगा n माइनस 14, इनमें से कॉमन मेरे ख्याल में -7, अंदर बचेगा n माइनस 14, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो क्या होगा, n माइनस 14 और n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू या तो 14 होना चाहिए और या फिर n का वैल्यू 7 होना चाहिए, और दोनों ही आंसर शायद एक्सेप्टेबल है, कोई भी आंसर इनवैलिड नहीं होगा। डन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट का, इसमें प्रूव करना है आपको कि इसका रेशियो इसके इक्वल हो। ऊपर आपको दिया हुआ है NCR और नीचे आपको दिया हुआ है NCR माइनस। ठीक है, ऊपर वाले को अगर फॉर्मूले से खोलते हो तो क्या निकलेगा सोचो, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे क्या निकलेगा वो सोचो, n फैक्टोरियल, आई थिंक r माइनस 1 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r माइनस। सॉल्व करने पे फर्दर पहले तो इनका वो कर दो, आप रेसिप्रोकल कर दो, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, और इनटू में आई थिंक r माइनस 1 इनटू यहाँ पर इसको खोल देने से n माइनस r प्लस 1 और अपॉन में मेरे ख्याल में n फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब यहाँ पर सोचो कि लाइक फैक्टोरियल्स कौन कौन है। ठीक है, तो r और r माइनस 1 लाइक है, और दूसरा n माइनस r और n माइनस r प्लस 1, ये लोग भी क्या हो जाएगा आपस में लाइक। और फिर आपको बड़े वाले को आइडेंटिफाई करके ब्रेक करना, तो r और r माइनस 1 में बड़ा कौन, r, तो टूट के ये क्या हो जाएगा बताओ, r टाइम्स r माइनस n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 में बड़ा कौन, n माइनस r प्लस 1, तो तोड़ना उसको है हमें। ठीक है, इसमें इसको कुछ नहीं करना, n माइनस r ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, और वहां पर इंटू r माइनस 1 को नहीं छेड़ना, ऐसे ही इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ, पहले शायद से n माइनस r प्लस 1 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n माइनस, तो मुझे लगता है कि r माइनस 1 गॉन, n माइनस r गॉन, ऊपर आपके पास बचा अल्टीमेटली n माइनस r प्लस 1 और नीचे आपके पास बचा सिर्फ r, ये आपका आंसर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर मेरे ख्याल में। अब यहाँ के बाद में आपका सारा का सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ओवर एग्जांपल्स का, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इसको पढ़ो और सोचो, एक लाइन का ही आंसर क्या हो सकता है। क्लास में टोटल बच्चा कितना ये बताओ, आपको कितना चाहिए, 3 को अरेंज करने के सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन की परमुटेशन, कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला NCR, तो 36C3 लिखो, रिक्वायर्ड आंसर 36C3, शॉर्टकट ही लगा लो, 3 2 1 36 35 और 34, मेरे ख्याल में 6 आ जाएगा यहाँ पर। और बोलो आंसर कितना है, किसी का प्रोडक्ट हो जाए तो बताओ, 7140। ठीक है, 7140, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में, ज्यादा माथा पे चिकटने का था नहीं। नेक्स्ट इसको पढ़ लो, सॉल्व अभी नहीं करेंगे हम लोग, सॉल्व मतलब कहीं पहले थोड़ा सा बात करना पड़ेगा फिर सॉल्व कर सकते। डन, पढ़ना हो गया। अच्छा, थोड़ा रुक के आते हैं इसमें दोबारा। हाँ, एक सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूं, देखो P1 P2 P3
P4, P5 और P6। जो मैं पूछ रहा हूं बहुत सोच समझ के जवाब दे। ये 6 पॉइंट है आपके सामने रखा हुआ अलग अलग। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके अलग अलग तरीके से आप मैक्सिमम कितना लाइन बना सकते हैं? बोलो। 6? नहीं बना कर रही हो तो कितना? 5 बना सकते? 6 पक्का? 6 करण मना कर रहे हो? ऋषभ किसी को भी किसी से भी ज्वाइन कर सकते, कोई इश्यू नहीं। ज्यादा है मतलब कितना? क्या? 30। आंसर इज 15। बाकी ठीक। अब 15। ठीक है, पहले चलो दिखा देता हूं कि ये 15 लाइन कहां है। देखना, ध्यान से देखना। P1 P2 एक लाइन। तो एकदम साइलेंटली इसको ऑब्जर्व कर ले तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, बातचीत नहीं अभी, थोड़ी देर। ये वाला, ये वाला और ये वाला कितना होगी? नो, मैं बढ़ाता हूं इसको, ध्यान से देख। इस पॉइंट से इसको जोड़ दिया, एक बार इसको जोड़ दो, गिनते रहना। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले वाले पे। इससे इसको जोड़ चुका हूं। ठीक, इस पॉइंट से सारा होगा। नेक्स्ट आप आ जाओ इसके बाद वाले पॉइंट। एक निकल चुका है, एक और निकाल लो, 13। अब नेक्स्ट आ जाओ आप इसके भी बाद वाले पॉइंट। इससे 2 निकल चुका है, इसको जोड़ना नहीं। एक आप इसको जोड़ सकते, गिनो कितना हो? 15। अब ये इसको करने का निहायती घटिया तरीका है, क्योंकि 6 पॉइंट तो फिर भी मान लो कि टॉलरेट कर लिए, और मेरे पास में तो रंग बिरंगा ऑप्शन है। आप जब सब ब्लू ब्लू बनाएंगे तो एकदम, हाँ तब आज ब्लू है, पानी पानी वैसे ही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमको। अब इसका एक एलिगेंट तरीका भी है, उस एलिगेंट तरीके को समझने का ट्राई करो। पॉइंट्स कितना अवेलेबल है आपके पास, और एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? 2। तो जितने अलग अलग तरीके से आप 2 पॉइंट का सिलेक्शन, 2 पॉइंट का चयन कर पाएंगे, उतना अलग अलग लाइन मिलेगा। मान लो किसी ने P1 P2 सेलेक्ट किया, तो उसको जोड़ के एक लाइन उसको मिल जाएगा। किसी ने बोला कि हमको P1 के साथ में P4 का पेयर बनाना है, उसको एक लाइन मिल जाएगा। किसी ने बोला कि हमको P1 के साथ में P6 का पेयर बनाना है, उसको भी एक लाइन मिल जाएगा। तो वट एवर पेयर ऑफ पॉइंट यू सेलेक्ट, वन पेयर इज गोइंग टू गिव यू 1 लाइन। है बात समझ? सो नंबर ऑफ लाइन्स कैन ऑल्सो बी थॉट एज, उसको एक और तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि जितने तरीके से आप 6 में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर पाओ, या एक पेयर ऑफ पॉइंट का सिलेक्शन कर पाओगे, उतना आपको अलग अलग लाइन मिल जाएगा। आया बात समझ? टोटल पॉइंट कितना अवेलेबल था यहाँ पे? 6। आपको एक लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए पड़ेगा? 2। तो क्या कर सकते? 6C2 दिस इक्वल्स टू 2 into 1, ऊपर 6 into 3, और काटोगे तो, सॉरी ज्यादा एक्साइटेड हो गया मैं, काट के 3, और कितना आ जाएगा बताओ? और ये 15 अपन मैनुअली यहाँ देख सकते हैं। बात समझिए? तो ये आज के अंदर आपके दिमाग में एक नया थॉट होना चाहिए कि अगर कभी भी n पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो मैं कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा उस सिचुएशन में, वो कितना हो जाएगा? NC2। कितना हो जाएगा बताओ? NC2। क्लियर? की फिर से रिपीट कर? क्लियर? इसी तरीके से मान लो किसी की ख्वाहिश हो कि हमको तो ट्राइंगल ढूंढना है, उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? NC3। ठीक है ना, क्योंकि एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए पड़ेगा हमको? 3। तो ट्राइंगल के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 63। सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ? 3 2 1 6 5 और 4, 6 6 क्या? 20। मतलब इसमें अगर ढंग से ढूंढोगे आप तो 20 ट्राइंगल मिलेगा आप। आया बात समझ? नेक्स्ट एक बहुत ही अजीबोगरीब बात आता है कि इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देने के बाद में जो अलग अलग टाइप का लाइंस, अलग अलग वैरायटी का लाइंस आपको मिला, उसमें ब्रॉडली यू विल फाइंड कि 2 टाइप का लाइन इन्वॉल्व। एक है उसके अंदर में साइड्स, जिसको मैंने जानबूझ के ग्रीन कलर से मेंटेन किया। ठीक है, ये जो भी स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मैथ्स में पॉलीगॉन बोल। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में यू कैन फाइंड कि ग्रीन कलर से जो है उसको हम लोग साइड बोलेंगे, पॉलीगॉन। ठीक है, और जो अंदर ऑरेंज पिंक ब्लू व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको, उसको क्या बोलोगे आप? डायगोनल्स। ठीक है,
तो जब आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस का कैलकुलेशन करते हो कि टोटल इनको जोड़ के कितना लाइन हम बना सकते हैं, उसमें डायगोनल्स भी आया रहता है और उसमें साइड्स भी आया रहता है। आया बात समझ? लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में इंटरेस्ट है तो आपको दो फैक्ट समझना पड़ेगा कि अगर 6 पॉइंट है आपके पास में तो उसको जोड़ के जो आप पॉलीगॉन या जो भी आप डिजाइन बनाओगे उस डिजाइन में नंबर ऑफ साइड्स भी उतना ही आएगा जितना पॉइंट था आपके पास। 6 पॉइंट था तो 6 साइड आएगा। 3 पॉइंट से क्या बनता है बताओ? ट्राइंगल। और उसमें आप सोचो कि साइड कितना आता है? 3। 4 पॉइंट से क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोलो आप, उसमें साइड्स कितना आता है? 4। 5 पॉइंट से क्या बनता है? पेंटागन। उसमें साइड्स कितना आता है? 5। 6 पॉइंट से क्या बनता है? हेक्सागन। ये हेक्सागन ही है, ठीक है। उसमें साइड कितना आता है? 6। तो जितना पॉइंट से आप डिजाइन बनाओगे साइड्स तो उतना ही आएगा। और फिर डायगोनल्स कितना आएगा? तो देखो टोटल साइड होगा 62, मतलब टोटल लाइंस, साइड भी नहीं बोलना चाहिए मेरे को, टोटल लाइंस कितना होगा? 62। उसमें से 6 आदमी क्या बनेगा? साइड। बाकी सारा आदमी मतलब ये 15 माइनस 6 वो लोग क्या बनेगा? डायगोनल्स। इसमें डायगोनल्स कितना आया होगा बताओ? 9 डायगोनल्स आया होगा। आया बात समझ? तो डायगोनल्स के लिए हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी NC2 62 और माइनस नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितना रहेगा? जितना आपका पॉइंट्स रहेगा। ये सिचुएशन है 6 और सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ? 15 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 9। ठीक है। तो ये 3-4 बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। n पॉइंट्स अगर है तो नंबर ऑफ लाइंस कितना बना सकते हो? NC2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा फिर से बताओ? NC2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द डिजाइन n। नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? n। टोटल नंबर ऑफ लाइंस NC2। इसमें लेकिन साइड्स भी काउंटेड है और डायगोनल्स भी काउंटेड है। और नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा आपके पास में? n। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा? टोटल लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हम लोग के लिए? NC2 माइनस n। आया बात समझ? अब सवाल आपके पास में दो टाइप से आ सकता है कि आपको बता देगा कि देखो इतने साइड का एक पॉलीगॉन है, मान लो कि 50 साइड का एक पॉलीगॉन, बताओ उसमें डायगोनल कितना है? तो आप बोलोगे कि 50C2 माइनस 50। ठीक है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको बोलेगा कि यार साइड्स नहीं पता हमको, ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि उसमें डायगोनल ना 44 आया हो, बताओ साइड्स कितना हो? तो आप नंबर ऑफ साइड्स को n मान लो अपने हिसाब से। और आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? NC2 माइनस n। और अगला बोल रहा है कि डायगोनल का वैल्यू 44 है, तो NC2 माइनस n का आंसर कितना हो गया? 44। सॉल्व करो, n आ जाएगा, जो भी n आएगा वही हो गया आपका साइड्स। नहीं आया समझ? साइड्स देके डायगोनल भी पूछ सकता है और डायगोनल देके साइड्स भी पूछ सकता है। दोनों केस में अंडरस्टैंडिंग तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, लिखो पहले, नोट लिखो। नोट में लिखो फॉर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स we will have नीचे लिखो नंबर वन में लिखो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू NC2। नंबर 2 में लिखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC2, यहां बोर्ड पर देख लो NC2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू NC3। फिर लिखो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n, और नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू कितना? NC2 माइनस n। यहां से देख लो NC2 माइनस n। ठीक है। और कभी साइड्स देके डायगोनल भी पूछ सकता है और कभी डायगोनल देके आपसे साइड्स भी पूछ सकता है। इसमें क्या कर रखा है बताओ? डायगोनल दिया है और साइड्स पूछा है, तो लिखो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। ठीक है, तो आगे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NC2 माइनस n इज इक्वल्स टू 44। NC2 को फॉर्मूले मतलब शॉर्टकट से ही तोड़ दो, 2 into 1 और ऊपर आ जाएगा n into n माइनस n इक्वल्स टू 44। आगे n को अंदर ले चलो, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n इक्वल्स टू 44। दिस एम्प्लाइज LCM 2 ले लो, ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस ट्वाइस n इज इक्वल्स टू 44।
फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में एन स्क्वायर माइनस 28n इज इक्वल्स टू शायद से 88। दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0। इंटू करने पे 88, सब्ट्रैक्ट करने पे 3। एन स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 11n प्लस 8n माइनस 88 is equals to 0. This implies n common, n minus 11, इधर से प्लस 8 कॉमन, अगेन n minus 11 is equals to 0. इनमें से n minus 11 कॉमन, n to n plus 8 is equals to 0. यहाँ से n equals to ये तो 11 और ये फिर माइनस 8, माइनस 8 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, therefore n equals to 11. चलो देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक सिचुएशन आपको दिखा रहा हूं, वापस आप पहले इसको देखो और मेरे को आंसर बताओ। 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3। कैन एनीवन काउंट कि इस फोटो के अंदर में लिविंग दिस अपर पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इस बीच वाले पार्ट में हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? उनको छोड़ देना है, मैं मार्क कर देता हूं उनको, जिसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। कितना? 16 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा बहुत होगा, बहुत। देखो आम जिंदगी नॉर्मल इंसान इतना ही देख पाता है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर मेरे ख्याल में? लेकिन देखो समस्या ये है कि आप एक रेक्टेंगल तो ऐसा भी डिजाइन कर सकते हो, एक रेक्टेंगल तो आप ऐसा भी डिजाइन कर सकते हो, एक रेक्टेंगल तो आप ऐसा भी बना सकते हो, एक रेक्टेंगल तो शायद आप ऐसा भी बना सकते हो। ऐसे तो पगला ही जाओगे काउंट करते करते, ये क्या चल रहा है बात सच। तो अब कुछ मैथ्स का हेल्प लेना होगा, समझना पड़ेगा कि अच्छा इतना घटिया चीज को कैसे एलिगेंट वे में सॉल्व कर। तो आप समझो कि आपके रेक्टेंगल को डिजाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, और 2 मेरे को लगता है कि आपको वर्टिकल लाइन चाहिए। आपका रेक्टेंगल कैसा होगा? देखो ऐसे 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 और ऐसे, तो 2 आपको इधर बाउंड्री चाहिए वर्टिकल और 2 आपको हॉरिजॉन्टल बाउंड्री चाहिए। हॉरिजॉन्टल बाउंड्री है कितना आपके पास? 1 2 3 4, इसमें से किसी भी 2 को ले लो चलेगा, काम कोई दिक्कत नहीं। और वर्टिकल बाउंड्री कितना आपके पास में? 1 2 3 4 5, किसी भी 2 को ले लो चलेगा। तो 2 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 आपको वर्टिकल लाइन चाहिए, और इसके हेल्प से व्हाटएवर कम्स आउट विल बी अ रेक्टेंगल। आया बात? तो आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस सिचुएशन में देखो क्या हो जाएगा, लेट मी शो यू। नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपका हो जाएगा, देखो आपको 4 में से 2 चाहिए, मतलब 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें से 2 चाहिए, और 5 वर्टिकल लाइन है उसमें से भी 2 चाहिए, और इन दोनों का सिलेक्शन मैंडेटरी है। सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेके छोड़ दोगे तो रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगा, या सिर्फ अगर वर्टिकल लेके छोड़ देते हो तो भी रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं होगा। दोनों लोगे तो रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। तो ये होना चाहिए आपका एक्सप्रेशन। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 से 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सोचो, 2 into 1 4 into 3, और 5 से 2 का 5 into 4, और नीचे फिर से 2 into 1, तो 2 से 2 और यहाँ पर 2। मेरे ख्याल में यहाँ कितना 6 और यहाँ कितना 10, तो टोटल यहाँ पर 60 रेक्टेंगल है। और आप अगर ढंग से करो तो 60 दिखाई भी दे देते हैं, जैसे आपको मान लो कि यहाँ पर मैंने लाइन दिखाया था वैसे यहाँ पर भी 60 दिखाई दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैनुअली देयर इज अ ग्रेट चांस का मतलब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ रेक्टेंगल ढूंढने का आइडिया। बोलो आया समझ? नहीं आया समझ? पक्का? अब आप एक बार इस वाले सवाल पे आ जाओ, पढ़ो।
देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास में m पैरेलल लाइंस, ये आप येलो वाले लाइंस को मान, और बीच में मैंने डॉट 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 दे दिया है क्योंकि मुझे पता नहीं कि m का क्वांटिटी कितना है। तो स्टार्ट हुआ, जाते गया, बीच में डॉट डॉट डॉट, और m लाइंस है मेरे पास, मतलब येलो लाइंस के अलाउंग आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, m ऑप्शंस, एंड अगेन दे आर कट बाय अनदर फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस, ठीक है। और हाँ, ये इंटरसेक्ट की जगह इंटरसेक्टेड होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, इंटरसेक्टेड, ठीक है। मेरे ख्याल में ये सवाल है आपका। तो m जो येलो लाइंस है आपके पास में, दे आर इंटरसेक्टेड बाय n ग्रीन लाइंस, और आपको इस सिचुएशन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स विल बी देयर, तो आई फील कि एग्जैक्टली सेम यही वाला सिचुएशन तो है। एक पैरेललोग्राम डिजाइन करने के लिए आपको येलो लाइंस में से 2 लाइन चाहिए होगा, और ग्रीन लाइंस में से भी 2 लाइन चाहिए होगा। येलो में ऑप्शन कितना है आपके पास में, m, सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन विल बी mc2, और ग्रीन में ऑप्शन कितना है, n, टोटल सिलेक्शन nc2। फॉर्मूले से तोड़ोगे तो m इंटू m माइनस 1/2, और यहाँ पर n इंटू n माइनस 1/2, बुक में यही आंसर दिया, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो एक, देखो सोचो इसके बारे में। ठीक है, 2 मिनट में कुछ बोलूंगा, उसको थोड़ा सोचना। सपोज करो कि एक रूम में ऐसे रैंडम बता रहा हूं, मानो कि 50 आदमी है और हर कोई एक दूसरे से हाथ मिला, सब आया, जान पहचान बढ़ रहा है, सब सोशलाइज हो रहा है, ठीक है, और सोशलाइज होने के लिए सब लोग हाथ मिला रहा है। तो उस रूम में टोटल कितना हैंडशेक हुआ होगा, अगर मैं ये आपसे पूछूं, तो इसका आप मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट से कैसे आंसर दे सकते हो? एक हैंडशेक ऑकर कराने के लिए आपको कितने पर्सन का रिक्वायरमेंट होगा, 2, और एवरी पेयर ऑफ पर्सन, ठीक है, कैन हैव 1 हैंडशेक, तो 50 में से पेयर कितना बना पाओगे, 50c2, एंड एवरी पेयर विल बी 1 हैंडशेक, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितना हो गया, 50c। आया बात समझ? अब कभी कभार आदमी का संख्या बता देता है, हैंडशेक पूछ लेता है, कभी कभी हैंडशेक बता देता है, आदमी पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पर आदमी बताया कि हैंडशेक बताया, हैंडशेक बताया, आदमी अपन कितना मान लेंगे, n, तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होना चाहिए आदमी के हिसाब से, nc2, ठीक है, और nc2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 66। बाकी सॉल्व करेंगे तो आज नहीं, किसी से भी मिलाओ, 2 पर्सन्स के बीच का हैंडशेक को एक ही माना जाएगा, ठीक है। लिखूं, लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स बी, लेट द नंबर ऑफ persons be n, let the number of persons be n, so nc2 is equals to 66। this implies, शॉर्टकट से खोल रहे हैं एक बार, नीचे 2 into 1 और ऊपर n into n minus 1, this is equals to 66, n into n minus 1 equals to 132। अभी देखो क्वाड्रेटिक करके भी बर्बाद कर सकते हो इसको, बाकी एक तरीका सिखाया हुआ है कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, इसको भी अगर तोड़ पाओगे फट से आंसर आ जाएगा। इसको यू कैन ब्रेक एज 11 into 12, लेफ्ट में बड़ा आदमी है n और राइट में बड़ा आदमी है 12, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, n इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ हाँ एकदम आराम से क्लियर मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ में एक बार का खत्म ये चैप्टर। अच्छा, यहां तक जो है वो सारा एग्जाम्पल्स था, ये वाला एक्सरसाइज का एक थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लिख लो ऊपर एक्सरसाइज, पढ़ लो एक बार, फिर मैं एक सिचुएशन बताता हूं, उसको डिस्कस करेंगे, अगेन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन। आओ वापस से एक पहले सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं, देन वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन। आप याद करो कि जब आप अपने स्कूल का फॉर्म भर रहे थे तो क्या हालत था, ठीक, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको ऑफर हो रहा था, बताना था। इंग्लिश तो सबको ही होता है, आपको भी हुआ होगा, और बताओ अकाउंट्स, और बताओ इको, और बताओ बीएसटी, और बताओ अप्लाइड मैथ्स, और बताओ ईपी, और बताओ कोर मैथ्स भी होगा एक, ठीक है ना, फिर बताओ आईपी, फिर आजकल तो बहुत ऑप्शन है ना, साइकोलॉजी, ठीक है, फिर फिजिकल एजुकेशन, और बताओ सोशियोलॉजी, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस, और क्या बोल रहा हूँ,
FS, अच्छा हाँ फाइनेंशियल स्टडीज, ये भी बढ़िया है। और जियोग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, हाँ बायो, बायो को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और बोलो, हिस्ट्री चलेगा मेरे ख्याल में। ये सारा का सारा चीज जो है वो आपको ऑफर्ड था, गिनो तो कितना ऑफर्ड था। और आजकल वो स्ट्रीम बोल के कुछ है नहीं, हाँ मतलब कोई भी कुछ भी ले सकता है। कितना हो रहा है, 18 ऑप्शन था। फिर जैसे ही आप स्कूल के द्वार पे पहुंचे तो आपने बोला कि हमको आपके स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो बोला कि तुम क्या पढ़ेगा, आपने बोला कि हम कॉमर्स पढ़ेगा। और जैसे ही आपने बोला कि तुम मतलब हम कॉमर्स पढ़ेगा, उसने बोला कि ठीक, फिर तो तुमको ये और ये लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश तो सबको पढ़ा देता था कि लिखना बोलना आ जाए लोग को, ठीक है। बोले कॉमर्स पढ़े तो अकाउंट्स तो कम से कम तुम पढ़े। और ऐसा है कि हर एक स्टूडेंट का मिनिमम कितना सब्जेक्ट होता है, 5। तो देखना सिचुएशन को समझना, शुरू में ऑफर्ड कितना था आपको, 18 है तो काउंट करके गिन लो यार एक बार, 18 है यहाँ पे लिखा हुआ, ओके 18 ऑफर्ड था और 5 आपको लेना था, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे। जैसे ही आपके मुंह से निकला कि हम कॉमर्स पढ़ेगा, बोला कि ये तो फिर लेना ही पड़ेगा। अब जो है, जो अवेलेबिलिटी आपका पहले 18 हुआ करता था, ये 2 हट जाने के बाद में अब कितना है, और जो रिक्वायरमेंट आपका 5 हुआ करता था, ये 2 पकड़ा देने के बाद में फ्री फंड में अब कितना है। तो एक्चुअली अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो दीज आर द 18 सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफर्ड टू यू, 2 सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी टू स्टडी कॉमर्स, in how many ways can you select 5 courses out of 18 courses? 16C3 इफेक्टिवली तो वही हो रहा है। जैसे ही 2 चीज मैंडेटरी तरीके से आपको पकड़ा दिया, तो आपके अवेलेबिलिटी में से वो 2 कम हो गए और आपके रिक्वायरमेंट में से भी 2 चीज कम हो गए। पहले रिक्वायरमेंट 5 का था, अब रिक्वायरमेंट 3 का है। अवेलेबल पहले 18 था, अब अवेलेबल 16 है। तो इफेक्टिवली आपका आंसर कितना होना चाहिए, 16C3। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा बोलो इसका आंसर। 9 ऑफर्ड था और आपको 5 लेना था, ठीक है। लेकिन 2 जैसे ही कंपलसरी कोर्स हो गया, तो ऑफर भी 9 से अब नीचे जाके 7 पे चला जाएगा और रिक्वायरमेंट भी 5 से नीचे जाके 3 पे चला जाएगा। अब आपके रिक्वायरमेंट और अवेलेबल का टोटल आंसर 7C3 लिख लो। रिक्वायर्ड आंसर 7C3। 7C3 कितना आ रहा है वैसे, 35। 3 2 1 और 7 6 5 6 और ये गया 35, ठीक है। तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन चैप्टर एक बार के लिए समाप्त, ठीक है।